हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक और 19 से 35 मूल अधिकारों का वर्णन है। हमारे अनुच्छेद में 14 से 35 तक है और हमने एक अधिकार पढ़ लिया था, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा पढ़ रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को हमने पढ़ लिया था। अब स्वतंत्रता के अधिकार का दूसरा है वो है अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। यानी स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक की धाराओं के बीच में है। हमने अनुच्छेद 19 पढ़ लिया था जिसमें पढ़ा था भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसके बाद आज पढ़ेंगे 20वां अनुच्छेद जिसमें है अपराधों के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। और यह अधिकार बड़ा ही साधारण सा है, इसमें केवल 3 धाराएं हैं और 3 धाराओं में 3 बातें कही गई है। पहली बात है, किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उस पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। यानी कोई व्यक्ति किसी अपराधी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करती है तो पुलिस है उसे गिरफ्तार करके पूछताछ कर सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसने ये अपराध किया है जब तक वो अपराध न्यायालय में सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ये अधिनियम, ये धारा ये क्या कहती है कि जिस दिन अपराध किया हो उसी दिन के कानून के आधार पर उसको सजा मिलनी चाहिए। जिस दिन उसने कोई अपराध किया है उसी दिन जो कानून है उसके आधार पर उसको सजा मिलनी चाहिए। आया समझ में? इसका मैं एक उदाहरण बताता हूं। आपको पता है अपने देश में एक बहुत बड़ा भयंकर कांड हुआ था जो निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बहुत सारे रेप केसेस आए और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार 2014 में कानून बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी अपराधी जो बाल यौन शोषण यानी छोटी उम्र की लड़कियों के साथ रेप करता है, और रेप के लिए फांसी की सजा का प्रावधान पहली बार हुआ, उससे पहले नहीं था। ठीक है, अब निर्भया कांड हुआ और उन चारों दोषियों को अभी हाल ही में फांसी हुई है। काफी लंबा केस चला ये और अब उनको फांसी हुई है 7 साल। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो ये कानून कब बना? 2014 में। ठीक है, ये कानून बना था अप्रैल 2014 में, नया कानून बना है। और मान लो कोई एक अपराधी ऐसा है जिसने ऐसा ही अपराध किया था 2012 में, लेकिन 2012 में क्या है, इस अपराध के लिए हमारे कानून में कोई फांसी की सजा नहीं थी। तो इन्होंने रेप के कांड में फांसी मिली है, इसको भी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन इसने अपराध किया है ना, उस दिन हमारे कानून में फांसी का प्रावधान नहीं था। उस दिन जो प्रावधान था, जो सजा थी, वो सजा इनको दी जाएगी, फांसी की सजा नहीं। दूसरा, अनुच्छेद 20 का दूसरा पार्ट है, एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। यानी एक अपराधी ने कोई अपराध किया है और एक बार उसको सजा हो गई तो उसके लिए सजा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है 21 मई 1991 को और राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा चला। ठीक है, और मद्रास हाई कोर्ट ने उनको पहली बार
1994 में फांसी की सजा घोषणा दे दी, इनको फांसी होनी चाहिए। ठीक है। अब मद्रास हाई कोर्ट के बाद ये जो अपराधी थे वो दया याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, ये बात आई 1998 में, और 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको फांसी होनी चाहिए, इनको फांसी होनी ही चाहिए। ठीक है। अब इनको फांसी होनी चाहिए। अब ये व्यक्ति अपनी सजा की माफी के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका लेकर चले जाएंगे और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आपको फांसी होनी है और 2004 में कहां चला गया ये, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने 2011 में कहा कि इनको फांसी होनी चाहिए। 2011 में राष्ट्रपति ने भी साइन कर दी। फिर ये जो अपराधी थे इनके वकील चले गए कहां, वापस मद्रास हाई कोर्ट में, और वो क्या मुद्दा लेके गए थे, यही एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक ही सजा से दंडित होना चाहिए, एक से अधिक नहीं। वो वकील क्या दलील देते हैं कि भाई इन लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की है, तो हत्या से पहले इनको अरेस्ट कर लिया गया और हत्या हुई थी 1991 में, और फांसी की सजा का ऐलान कर रहे हैं 2011 में। यानी ये लोग लगभग 20 साल तो जेल काट चुके हैं। तो एक सजा तो ये होगी, 20 साल की जेल हो रही है इनको। अब दूसरी सजा ये हो रही है कि इनको फांसी हो रही है। तो अपराध तो एक ही किया था, राजीव गांधी की हत्या। अब सजा इनको दो बार क्यों हो रही है, एक तो 20 साल की जेल हो गई, उसके बाद इनको फांसी हो रही है। तो ये बात लेकर ये कोर्ट में गए थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, अब कई कहोगे सर फिर तो हर अपराध के लिए डबल सजा होती है, इनको भी फांसी हुई थी और जेल हुई थी, डबल पे हो गया इनका भी। नहीं, ये बात इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया 2004 में, और राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति आदेश देता है 11 में। यानी 7 साल तक राष्ट्रपति ने क्या किया। इस कारण से एक तो ये कि यहां एक गलत समय लगा, नहीं लगना चाहिए था, और दूसरी बात कि जब उनको पहली बार फांसी की सजा 1994 में हो गई तो ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए और इन्होंने मानसिक उत्पीड़न भी झेला है। तीसरी सजा ये, इस कारण ये मुकदमा चला गया था और आखिरकार इनको फांसी तो हुई थी। ठीक है। अब देखिए, अब आता है अनुच्छेद 3, 20 का 3 भाग। किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कोई व्यक्ति अपराध कर लेता है और अपराध करने के बाद पुलिस उसको मारपीट करती है और कहता है बहुत बता तूने अपराध किया कि नहीं किया, बता तूने अपराध किया कि नहीं किया, तो वो उत्पीड़न से खुद के गवाही दे देगा नहीं दे देगा। तो ऐसा करना हमारे कानून में कहा गया है कि खुद की गवाही नहीं मानी जाएगी। जैसे कई केस होते हैं, नार्को टेस्ट है, लाइव डिटेक्टिव टेस्ट है, इस प्रकार के कई टेस्ट होते हैं, उन पर हमारे कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया कि इस प्रकार से किसी को दंड मार पीट कर उसको उसका अपराध वसूल नहीं करवाया जा सकता, कबूल नहीं करवाया जा सकता। अब कहोगे सर फिर तो अपराधी अपराध करते जाएंगे, ये क्यों कहेंगे मैंने अपराध किया है, हाँ करेंगे नहीं है तो फिर हमारे कोर्ट ने पहली बार ये कहा कि भाई ठीक है कि अपराधी है तो सामान्य जनता के लिए खुद को गवाही नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो हार्डकोर अपराधी यानी संगीन अपराधों के जो संलग्न है उनको इसके लिए सजा, इनके लिए खुद की साक्षी गवाही मानी जाएगी। अब आता है अनुच्छेद 21 जिसमें है प्राण देही स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार।
और स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार ऐसा अधिकार है जिसको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको पता है किसी व्यक्ति को पुलिस संदेह के आधार पर अरेस्ट कर लेती है तो इस अधिकार के आधार पर ही उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पुलिस हिरासत में नहीं रख सकती जब तक कि न्यायालय उसको जेल की सजा नहीं दे सकता। ठीक है, और ऐसा अधिकार आपातकाल में भी कभी समाप्त नहीं हो सकता। मान लो कोई कर्फ्यू लगा हुआ है और कोई व्यक्ति सीरियस बीमार हो गया तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जा सकता है, अन्यथा सामान्य स्थिति में कर्फ्यू में बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। तो ये और काफी विस्तृत अधिकार है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और उसमें देश स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक मजबूत कर दिया गया, जिसमें क्या शामिल किया गया कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है स्वतंत्रता से, तो उसको जीने के अधिकार के लिए स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए। आप देखते हो जो टेलीफोन टावर लगते हैं अपने, उससे रेडिएशन होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, तो हम कोर्ट में जाके टावर को लगने से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जीने की स्वतंत्रता को हनन करा है, रेडिएशन से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, हमें जीने के लिए जो आवश्यक है वो सभी वस्तुएं, स्वच्छ पर्यावरण है, भोजन है, ठीक है, ये सारी चीजें। निःशुल्क विधिक सहायता, यानी जिस व्यक्ति को अपराध के मामले में अरेस्ट किया गया है तो उसको निःशुल्क वकील यानी सहायता लेने का भी अधिकार है। यातना न्याय दिए जाने का अधिकार को शामिल करके मानवीय गरिमा, यानी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको गिरफ्तारी के दौरान किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं नहीं दी जा सकती। पुलिस है उसके साथ मारपीट नहीं कर सकती जब तक कि न्यायालय उसको आदेश न दे। पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध अधिकार, और ये स्वतंत्र अधिकार है, वो पुलिस जो अपराधी के साथ क्रूर व्यवहार करती है उसके विरुद्ध भी स्वतंत्रता उनको देती है। फिर कहोगे सर पुलिस तो फिर करेगी नहीं कुछ, अरे करेगी। जब न्यायालय उसको रिमांड पर भेज देता है ना, तब पुलिस उससे पूछताछ करेगी और वो सख्त पूछताछ भी कर सकती है। जब तक न्यायालय द्वारा रिमांड नहीं मिले पुलिस उसके खिलाफ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं कर सकती। लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने और उसकी प्रोन्नति, यानी जनता को स्वतंत्र स्वास्थ्य का अधिकार भी है। जैसे प्रदूषण, हमारे शहरों में अगर कोई कारखाना लगता है, इससे धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, उस कारखाने को वहां हमारे स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत ही न्यायालय ने फैसला दिया है कि शहर की सीमा है उससे 2 किलोमीटर के अंदर कोई भी उद्योग स्थापित नहीं होना चाहिए। अपील करने का कानूनी अधिकार, किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ न्यायालय ने जो सजा दी है उस सजा के खिलाफ वो उससे ऊपर वाले न्यायालय में, जैसे जिला न्यायाधीश ने सजा दी है तो वो हाई कोर्ट में सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट में, और दया याचिका के लिए राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है। जीविक उपार्जन का अधिकार, यानी हमें जीने का अधिकार है, तो बताओ जब तक हमारे पास जीविकोपार्जन के लिए रोजगार नहीं होगा तुम कैसे जी लेंगे? तो सरकार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार भी है, और इस अधिकार के अंतर्गत ही आपको पता है 2006 में नरेगा का ये क्रम शुरू हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी सरकार ने दी थी। ठीक है, तो जीविकोपार्जन अधिकार के अंतर्गत ही हमारे गांव में जो मनरेगा चल रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना इसका पूरा नाम है, और इसको बढ़ाकर वर्तमान में 100 की जगह 200 दिन कर दिया। पहले 180 था, 200 दिनों का अनिवार्य रोजगार कर दिया है। ठीक है, तो गांव में प्रत्येक व्यक्ति को 1 साल में कम से कम अनिवार्य रूप से सरकार 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाएगी। इसी में दिया गया है, एक मामला आया
2014 में, ठीक है। और 14 में जो हमारे देश में है एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, जीवों को सुरक्षित रखने के लिए सोसाइटी बनी है, उन्होंने कोर्ट में अपील की कि भाई हमारे देश में जब मनुष्यों को इस प्रकार से इतने अधिकार दिए गए हैं तो बेचारे जानवरों को क्यों नहीं दिया गया। तो आपको पता है जानवरों पर कोई उत्पीड़न करता है, जानवरों का शिकार करता है अवैध रूप से, तो उसको विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। इसी के कारण पहले देखते होंगे आप सर्कस में शेर, हाथी, बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, आजकल वो नहीं रहते। चिड़ियाघरों में जंगली जानवरों को रखा जाता था, आज वो नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? इसी अधिकार के कारण। एक बात कई बच्चे कह देते हैं कि सर जीने का अधिकार, मरने का अधिकार भी तो हो सकता है क्या? नहीं, हमारा संविधान केवल हमें स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। लेकिन अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मरने के अधिकार को हमारे देश के संविधान में शामिल किया। एक मामला था आज से तकरीबन 40-42 साल पहले, एक महिला थी अरुणा साहन बाग नाम की, एक महाराष्ट्र मुंबई की बात है ये। अरुणा साहन बाग नाम की महिला और उसके साथी कर्मचारी ने उसका यौन उत्पीड़न किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसके कारण, चोट के कारण ये महिला है कोमा में चली गई। अब कोमा में चली गई तो 42 साल तक कोमा में रही। तो कोमा में पता आदमी मृत प्राय होता है, नहीं तो वो जी सकता और नहीं मृत हो सकता। तो इस अरुण साहन बाग की जो वकील थी वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि इसको जी तो रही नहीं है तो इसको मरने की इजाजत दी जाए, कोई ऐसी टेबलेट दे दे, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दे कि बेचारी आराम से मर तो जाए। लेकिन कोर्ट ने बड़े ही विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की और कहा कि हमारे नागरिकों को हम जीने का अधिकार देते हैं, मरने का अधिकार नहीं। फिर कोर्ट ने कहा कि वास्तव में ये स्वतंत्र रूप से जी तो रही नहीं है, तो स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर रेयर कंडीशन में हमारे देश के कम से कम 4 मेडिकल बोर्ड और ये लिखित रूप में कोर्ट में पेश कर दे कि ये व्यक्ति के जीने की कोई संभावना है ही नहीं, ये व्यक्ति अब जी नहीं सकता, इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, तो फिर कोर्ट है इसको मरने का अधिकार दे सकता है। और अरुणा साहन बाग को इसके अंतर्गत ये अधिकार मिला था। तो हमने आज पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 20 और 21। कल इसका अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 22, वो पढ़ेंगे। तो आप इसको अपने फेयर नोटबुक में जरूर कर ले और इसको अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश भी करें। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देना, मैं रिप्लाई करूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।